हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा इस शो में हम आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो फिर करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज खास। आज शो में हम आपको बताएंगे देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। देंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके कानूनी सवालों के जवाब। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ है नाइट रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर गुलाम जिया साहब। गुलाम जिया साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और यहाँ पर हम अपने पहले कॉलर को जोड़ना चाहेंगे अपने साथ। आलोकेश भट्टाचार्य इंद्रपुरम दिल्ली से सवाल पूछना चाहते हैं। आलोकेश, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं 15 से 20 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई राजनगर एक्सटेंशन और नोएडा एक्सटेंशन के बीच में कौन सा बेटर रहेगा, ये पूछना चाह रहा था। जी जरूर, यहाँ पर गुलाम जी साहब से सलाह ले लेते हैं। ये दो लोकेशंस के बीच में पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ बेहतर होगा, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है राजनगर एक्सटेंशन का, तो हमारी राय में ये लोकेशन थोड़ी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक नोएडा एक्सटेंशन का सवाल है, वहाँ पर बहुत गजब के डेवलपमेंट हुए हैं। तकरीबन सारे एस्टेब्लिश डेवलपर वहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ये नोएडा एक्सटेंशन का जो इलाका है, यहाँ पर लैंड भी डेवलपर्स को प्रोवाइड की गई है और काफ़ी अच्छे दरों पर, और किस्तों में ये डेवलपर्स उस लैंड के पैसे भर रहे हैं, जिसके कारण लैंड काफ़ी सस्ती होने की वजह से डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में। और जहाँ तक सवाल है कनेक्टिविटी का, नोएडा एक्सटेंशन का कंपेरेटिव टू दी अदर लोकेशन काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, रोड अच्छे हैं, और इस सब के कारण हमारे विचार में नोएडा एक्सटेंशन जो है वो राजनगर एक्सटेंशन से काफ़ी अच्छा लोकेशन है। अगर आपके पास ऑप्शन दोनों जगह अवेलेबल है तो हमारा तो यही आपको मशवरा होगा कि नोएडा एक्सटेंशन पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, तो यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह है। फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार देख लें। बाकी जैसा यहाँ पर गुलाम जिया साहब बता रहे हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में आपको चीजें बेहतर होगी आपके लिए हाथ से। हमारे अगले कॉलर हैं MP सिंह साहब फरीदाबाद से। इन्होंने हमें फोन किया है। सिंह साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने एक पलवल फरीदाबाद में प्रॉपर्टी बुक कराया है जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पलवल का आगे फ्यूचर कैसा है प्रॉपर्टी में, जैसे इन्वेस्टमेंट के तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे जी। किस तरह की प्रॉपर्टी बुक की है आपने वहाँ पे? ये SRS क्या फ्लोर है, फ्लोर। अच्छा जी, जरूर। यहाँ पर पलवल का क्या फ्यूचर रहेगा, आपको क्या रिटर्न्स भविष्य में मिल सकते हैं, अभी जान लेते हैं गुलाम जिया साहब, इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, जहाँ तक पलवल का ताल्लुक है, वंस अगेन ये इनका डायरेक्ट कंपटीशन पलवल का जो है वो फरीदाबाद की तरफ से आ रहा है। फरीदाबाद में जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे इस तरफ हो या नहर पार हो, काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट वहाँ पर भी हो रहा है। और कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको फरीदाबाद या चाहे इधर हो या नहर पार हो, दोनों तरफ आपके बेहतर कनेक्टिविटीज़ हैं, रोड नेटवर्क बेहतर है बाकी जो NCR रीजन से है। तो पलवल जो है वो थोड़ा सा मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ तक कंपैरिजन है फरीदाबाद से। तो इन सब के कारण अप्रिसिएशन जो है पलवल में बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे वक्तों में प्रॉपर्टी खरीदी हो जब दाम आपको अच्छे मिले हो, दर अच्छे मिले हो, तो हो सकता है कि अगले चंद वक्तों में जो नॉर्मल अप्रिसिएशन है, अगले 3-4 साल में आप कम से कम 15 से 20% का अप्रिसिएशन तो बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन जब तक फरीदाबाद से कंपटीशन हो रहा है, उसमें पलवल के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। लेकिन हमारे हिसाब से चूंकि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो थोड़ी देर और इंतजार कर लें। मेरा ख्याल से अगर 4-5 साल का अगर आपके पास होराइजन हो तो आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है। चलिए, तो बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए तो आपका ये इलाका भी अच्छा अप्रिसिएशन आपको दे सकता है। यही है गुलाम जिया साहब की सलाह यहाँ पर। और अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं अरिंदम कुंडू साहब, राजस्थान भिवाड़ी से फोन किया इन्होंने। अरिंदम जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने एक फ्लैट लिया है भिवाड़ी पीयूष ग्रुप में, तो ये नियर अगर 10 साल तक रखे तो इसका रेट कैसे जाएगा? मैंने इसको 12.5 लाख में लिया है, तो 10 साल के बाद ये कितना जा सकता है? और 2012 में ये मतलब हैंडओवर करेंगे जरूर, तब क्या इसको रेंट में दे सकते हैं? अगर रेंट में किस तरह के प्रोस्पेक्ट वहां पर रेंट पे आपको मिल सकते हैं और आगे 10 साल में क्या कितना अप्रिसिएशन होगा? गुलाम जिया साहब,
ये जो लोकेशन बताई जा रही है, इसका एक डायरेक्ट एडवांटेज जो आगे वक्तों में दिखाई देगा, वो पहली चीज तो ये है कि गुड़गांव मानेसर जो इलाका है, एग्लोमरेशन हो रहा है, उसके कारण यहाँ पर काफी ग्रोथ फोरकास्ट हमारे तरफ से दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है, डीएमआईसी, और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, इसके कारण इस इलाके के आसपास इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी जबरदस्त दिखाई देने वाला है आते वक्तों में। जो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है, इससे काफी क्लोज है इस लोकेशन से। इन सब के कारण अगले, चूंकि अगर हम 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में जहां तक हमें लगता है यहाँ पर हर चीज बदली जा सकती है। बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फ्रेट कॉरिडोर के इन सब के आने के कारण अगले 10 साल में यहाँ पर रेंटल इनकम के लिए हाउसिंग की जबरदस्त जरूरत बढ़ने वाली है। तो हमारे हिसाब से अगर आपका होराइजन 10 साल का है तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन इटसेल्फ शुड बी एटलीस्ट डबल। आपको अगले 10 साल में इस जगह का भाव कम से कम दुगना होना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर दोगुना हो सकता है। आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसका भाव, बहुत अच्छी जगह आपने ये सौदा किया है। साथ में जैसा बताया कि रेंटल प्रॉस्पेक्ट्स भी इस जगह के बहुत अच्छे, आने वाले वक्त में काफी डेवलपमेंट इस इलाके में देखने को मिलेगा। तो बेहतर किराया और साथ में प्रॉपर्टी का बेहतर एप्रिसिएशन भी। बहरहाल, सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम यही खत्म करेंगे। गुलाम जिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं तो आप अपना नाम, पता और फोन नंबर के साथ हमें लिखें pg@moneycontrol.com पर। आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर के साथ। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए उदय जी के साथ आपके लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो है सना हैदर सैयद, अहमदाबाद से इन्होंने फोन किया। सैयद साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ, एक्चुअली 1960 में मेरे ग्रैंडफादर नाना ने एक बॉम्बे में विलेज प्रॉब्लम में प्रॉपर्टी खरीदी। उसके बाद मेरे पास एक स्टैम्प पेपर है पुराना 1960 का, उसके अलावा डॉक्यूमेंट नहीं है। अब मेरे को ये जमीन बेचनी है और या ट्रांसफर अपने नाम पे ट्रांसफर करा के बेचनी है। अब मेरे को कोई लोकेशन बताने वाला नहीं है, कहाँ मेरी जमीन है, क्या है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? चलिए, तो एक जमीन है आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस जगह है, किस तरह से आपके नाम पर होगी। उदय जी से पूछते हैं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। उदय जी, क्या सलाह होगी? आपके पास आपका डॉक्यूमेंट है तो उसका प्रॉपर सर्च के लिए आप एडवोकेट्स भी सर्च करते हैं और तहसीलदार के ऑफिस में भी सर्च होता है। तो आप अगर लोकल कलेक्टर के ऑफिस में जाएंगे, जो तहसीलदार के ऑफिस हम कहते हैं, वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको सर्च प्रॉपर करके सर्च करेंगे तो आपको आपका मैप भी मिल जाएगा। म्यूनसिपैलिटी में भी आपको अगर वार्ड नंबर है तो आपका पूरा मैप और उसकी लोकेशन मिल जाएगी और टाउन प्लानिंग में भी मिल जाएगी, तीनों में मिल जाएगी। मगर आसान रहेगा कि आप अगर तहसीलदार के ऑफिस में जाएंगे और आपका अगर वार्ड नंबर या जो डॉक्यूमेंट देंगे तो सारी आपको हिस्ट्री साथ साथ मैप भी मिल जाएगा। वो म्यूनसिपैलिटी से, लोकल वार्ड से भी आपको मिल सकता है। चलिए, तो सैयद साहब, उम्मीद करते हैं कि अब आपको अपनी प्रॉपर्टी को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तहसीलदार के पास आप जाकर अपने प्रॉपर्टी का मैप ले सकते हैं और भी 2-3 ऑप्शन यहाँ उदय जी ने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं देहरादून उत्तराखंड से। इन्होंने फोन किया हमें, दिनेश कुमार साहब। दिनेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने कृषि भूमि 2 बीघा जमीन का इकरारनामा किया था 11/8/2009 को। जी। उसकी मियाद थी हमारी 1 साल के लिए। उससे पहले हमने उसको 2 नोटिस भिजवाए, एक 22/7/10 को रजिस्ट्री करने के लिए और फिर लास्ट 11/8/10 को। लेकिन उसने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद वे जब हमने कहा भाई हम कोर्ट में जाएंगे, तो उसने फिर एक हमें लिखित रूप से दिया जिसमें उसने बहाना लगाया कि भाई मैंने अपनी जमीन बटाई पे दे रखी है और उसके बाद धान की फसल अभी कटने वाली है, तो मैं नवंबर के माह तक आपको कर दूंगा रजिस्ट्री। उसके बेस पे हमने उसकी बात को सुनते हुए इकरारनामे को आगे बढ़ाया जी, जो 19/10/11 को रजिस्टर्ड हुआ। फिर हाँ जी,
लेकिन उसके लिए हमने कोई उसको नोटिस नहीं दिया क्योंकि ये तारीख उसी की दी हुई थी जी तो 19/10 को भी हमने जाकर के तहसील में अपनी हाजिरी दर्ज कराई और जी। उससे कांटेक्ट भी किया पर्सनली। उसने मना कर दिया जी कि भाई मैं अभी नहीं करा सकता, आगे कुछ और बहाने लगाने लगा, हाँ जी है ना। उसके बाद फिर हमने 17/12 को अपने वकील के द्वारा एक नोटिस फिर भिजवाया, भाई 15 दिनों के अंदर हमें बताओ। हाँ जी उसने तब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। हाँ जी तो मैंने 1-2 वकील से फिर कांटेक्ट किया केस में। वो कह रहे थे आपको तोसी मियाद जो इकरारनामा था आपका, इसके बीच में एक नोटिस फिर उनको देना चाहिए था, तब आपके केस में कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा सिविल कोर्ट में आपके यहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे जिसे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं उसके अंदर आपको केस लगानी चाहिए और आप जैसे ही आपकी केस लगाएंगे तो उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी आपका करारनामा रजिस्ट्री करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हर करारनामा स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के तहत आपको रजिस्टर करना होता है। और आप स्टैम्प ड्यूटी लोकल आपकी जो ऑफिस है स्टैम्प ड्यूटी की, वहाँ भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं विजिलेंस के पास और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी वो जमीन के ऊपर। मगर उसके पहले अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाएंगे और इंटरिम रिलीफ मांग लेंगे कि ये जगह किसी को और को नहीं दी जाए, उसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं नहीं किया जाए, तीसरे आदमी का कोई इंटरेस्ट उसमें लगाया नहीं जाए, तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। पर जाना जरूरी है कोर्ट में। जी, तो दिनेश जी उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा, लेकिन जैसा कि उदय जी कह रहे हैं कोर्ट जाना आपका यहाँ जरूरी होगा। हमारे अगले कॉलर है रंजन शाह साहब। रंजन जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ 15 लाख रुपए की, तो मेरे पास सर इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का देखभाल कर सकूं। और हमने ये भी सुना हुआ है कि जो प्रॉपर्टी की एक्विजिशन है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली होती है। तो सर मैंने सोचा कि उसके लिए एक हल निकाला जा सकता है कि मैं 15 लाख की प्रॉपर्टी लेके कोई 1 लाख रुपया लोन लेके बैंक से वहां पर अपनी प्रॉपर्टी को साइन कर देता हूँ। इन केस जो मालिकाना हक है वो प्रॉपर्टी का वो एक बैंक हो जाएगा। तो क्या उस केस में मेरी प्रॉपर्टी फिर भी एक्विजिशन के अंदर आ सकती है या नहीं आ सकती? कोई इलीगली उस प्रॉपर्टी को एक्विज कर सकता है, नहीं कर सकता है? जी रंजन जी जरूर। उदय जी क्या सलाह? इनका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत लोगों का ये सवाल होगा। प्रॉपर्टी के बारे में पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको उसका पूरा सर्च करना चाहिए 7/12 का, कि उस सर्च लेके कि उसका ओनरशिप कैसा था, कौन था, कहाँ इसके ऊपर मॉर्गेज है या नहीं है। और तीसरी बात, प्रॉपर्टी लेने के बाद मतलब आप बाकायदा सर्च करने के बाद, उसके ऊपर मॉर्गेज का सर्च करने के बाद जो आपको रिपोर्ट मिलेगा, उसके बाद आप जब एग्रीमेंट रजिस्टर करेंगे और प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मॉर्गेज करके वो सेफगार्ड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी की सेफगार्ड हमारी जिम्मेवारी होती है। आप आजकल एजेंसीज आती है, सिक्योरिटी एजेंसी, जिससे आप प्रॉपर्टी फेंसिंग करा के सिक्योरिटी एजेंसी वहां लगवा सकते हो, जो चार्ज लेके सिक्योरिटी का आपके प्रॉपर्टी का देखभाल कर सकती है, या किसी रिश्तेदार या रिलेटिव को भी देखभाल करते कह सकते हो। जहां तक एक्विजिशन का सवाल है, अगर आप टाउन प्लानिंग से उसकी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टी एक्विजिशन है या आरजी में है, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, या किसी और पर्पस के लिए यानी प्लेग्राउंड जैसे कि मैदान के लिए रखी है, तो ही एक्विजिशन की चांसेस है, या किसी तालाब डैम के साथ में तो एक्विजिशन की चांसेस है। मगर ये सर्च करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर वो आप ठीक से करेंगे, प्रोफेशनल से किसी वकील की हेल्प लेके सर्च करेंगे, आर्किटेक्ट की हेल्प लेके सर्च करेंगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। चलिए रंजन जी, और तमाम ऐसे दर्शक जिनका ये सवाल हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी कानूनी झमेले में जो कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु में हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब, जिन्हें देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले कॉलर को लेते हैं। ये फोन आया हमारे पास पटना से, निखिल है फोन लाइन पर। निखिल पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ निखिल पूछिए अपना सवाल। सर मैं रूफ लाइट के बारे में जानना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपार्टमेंट, एंड द सेकंड थिंग, कैन आई परचेज द रूफ लाइट फ्रॉम अ बिल्डर?
जी जरूर उदय जी, क्या सलाह आजकल होगी नई नई टर्म आ रही है, रूफ राइट, टेरेस राइट, स्टील पार्किंग राइट। आप एक चीज जानिए कि कानून के हिसाब से अगर कोई ओपन स्पेस है तो ये ओपन स्पेस कोई भी बिल्डर या कोई भी बेच नहीं सकता। उसमें कोई रूफ राइट नहीं है, टेरेस राइट नहीं है, या आपकी पार्किंग ओपन स्पेस की राइट नहीं है। बल्कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें बिल्कुल कहा है कि ये ओपन स्पेसेस बेचना गैर कानूनी है, इलीगल है। तो आप इस झंझट में, इस चक्कर में नहीं पड़िए तो ये अच्छा है। तो निखिल जी, आप भी अगर आपके बिल्डर ने आपको रूफ राइट का कोई लालच दिया है तो ध्यान रखिए कि ऐसी कोई चीज नहीं है जैसा उदय जी कह रहे हैं। और ना केवल रूफ राइट बल्कि पार्किंग भी अब तो बेचना गैर कानूनी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। अगले कॉलर हमारे आ रहे हैं गुजरात से, अब्दुल हामिद साहब ने हमें फोन किया। अब्दुल जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर ने लेट 90s में एक भुज में एक जमीन खरीदी थी। उसके बाद अर्थक्वेक के कारण वहाँ टाउन प्लानिंग हुई, उसमें मेरी अराउंड 35% जमीन थी वो हम लॉस्ट हो गई। लेकिन उसके बाद हमें कुछ मिला नहीं। वो कहते हैं कि रिवाइज प्लान में आपको मिलेगी। उसको 10 से 12 साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ हमें वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग फ्रॉम देम साइड। जरूर, तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए, किस तरह से आपके जो जमीन आपके हिस्से की चली गई हो कैसे आपको वापस मिलेगी, इसके लिए सलाह लेते हैं उदय जी से। उदय जी, क्या सलाह होगी? आपको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए था। आप गवर्नमेंट के खिलाफ रिट पिटीशन जरूर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और या आपके सिविल कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। पर हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुआवजे के लिए, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। मगर आप बशर्ते आपकी फैमिली पूरी आपके साथ हो, क्योंकि अगर उसमें फैमिली डिवीजन है तो आपको पहले फैमिली डिवीजन है तो तकलीफ हो जाएगी। इसके लिए आप ये करना चाहिए कि साथ में आप अगर सब है तो आप जरूर रिट पिटीशन दाखिल करिए हाईकोर्ट में, गवर्नमेंट के खिलाफ आपको मुआवजा मिल सकता है। और अब एक ईमेल जो आया है दिल्ली से और इसे भेजा है राज ने, पूछना चाहते हैं कि 18 साल से एक प्रॉपर्टी बिना एग्रीमेंट के ही एक किराएदार को उन्होंने दे रखी है, लेकिन अभी उसे वो निकालना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी से। तो उनके पास क्या लीगल, उनके मेरे सभी दस्तावेज हैं उनके पास। उदय जी ये बोलना चाहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन क्या वो कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है। एग्रीमेंट तो उनके पास भी नहीं होगा, जैसे आपने भी नहीं किया उनके पास भी एग्रीमेंट नहीं होगा। मगर वो अगर कहेंगे 18 साल से है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना है। मगर मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे टेनेंसी एक्ट के अंदर आप जा सकते हैं, रेंट एक्ट के अंदर जो भी आपके यहाँ कोर्ट है तो रेंट एक्ट के अंदर आपको यहाँ केस दाखिल करनी चाहिए और आपका हक मांगना चाहिए। और बशर्ते ये भी कहना चाहिए कि ये जगह आपको खुद के यूज के लिए चाहिए, खुद वापरने के लिए चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मुझे ये जगह वापरनी है और चाहिए तो आपका दावा बहुत ठीक रहेगा और आप सिविल कोर्ट में जरूर जाइए। आपको ये दावा रेंट एक्ट के अंदर आप अगर लगाएंगे तो वहां भी आपको मिल सकता है। रेंट एक्ट आपको प्रॉपर रहेगा और जहां भी आपके रेंट एक्ट का कोर्ट है, जैसे मुंबई में स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, आपके यहाँ भी रेंट एक्ट की कोर्ट होगी, वहां दावा जरूर लगाइएगा। चलिए, तो राज साहब हम उम्मीद करते हैं कि उदय जी की सलाह के बाद अब आपकी दिक्कत काफी हद तक कम हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा कोर्ट जाना होगा और उसके लिए प्रॉपर एक कार्रवाई है वो करनी होगी जैसा उदय जी ने बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का हल हो जाएगा। बहरहाल प्रॉपर्टी गुरु में अब सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करेंगे। उदय जी, बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी गुरु में सवाल पूछे तो हम आपके जवाब देंगे। आप हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ और सवालों के साथ, जहां हम आपकी कानूनी दिक्कतें तो सुलझाएंगे ही, साथ में आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी निवेश के लिए आपके लिए कौन सी जगह है जहां आपको फायदा हो सकता है। आप हमें अपना पता और फोन नंबर दोनों दें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।